नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, व्याख्याता इतिहास, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, हमने जो बीए पार्ट सेकंड में एक टॉपिक पढ़ा था, तुगलक वंश का तीसरा शासक। कौन सा तीसरा शासक? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में विद्यार्थियों हमने पढ़ा, उसका प्रारंभिक जीवन, किस प्रकार उसको गद्दी प्राप्त हुई, उसके बाद में उसकी कठिनाइयाँ, फिरोज तुगलक के कार्य, ये टॉपिक हमने पढ़े। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा, अभी कार्य वाला कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे फिरोज तुगलक के सैन्य अभियान। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, फिरोज तुगलक के सैन्य अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बंगाल और संपूर्ण दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त हो गया था। फिरोज ने दक्षिण भारत के संबंध में अपेक्षा की नीति अपनाई। उसने बंगाल को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु वह पूर्णतः असफल रहा। उसने राजस्थान को जीतने अथवा उसे अपने प्रभाव में लेने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार फिरोज की नीति साम्राज्य विस्तार की न होकर राज्य को संगठित करने की थी। फिरोज में सैनिक प्रतिभा नहीं थी, न ही कभी वह योग्य सेनापति सिद्ध हुआ था। इस कारण फिरोज की बाह्य नीति दुर्बल रही। उसके समय में कोई महत्वपूर्ण विजय नहीं प्राप्त हुई। इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए, अपना पहला सैनिक अभियान है, यानी कि फिरोज का बंगाल पर आक्रमण। बंगाल 1338 ईस्वी में ही स्वतंत्र हो गया था और हाजी इलियास ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसने दिल्ली राज्य के अधीन तिरहुत राज्य पर आक्रमण किया। इस कारण 1353 ईस्वी में फिरोज ने बंगाल पर आक्रमण किया। इलियास अपनी राजधानी पांडुआ को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, इकदाला के किले में जाकर शरण ली, किंतु फिरोज उसे पकड़ न सका। वर्षा काल के भय से सुल्तान ने युद्ध बंद कर दिया और दिल्ली के लिए वापस लौट गया। मार्ग में इलियास ने आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। फिरोज उससे एक संधि करके 1355 ईस्वी में दिल्ली वापस आ गया। 1359 ईस्वी में फिरोज ने बंगाल पर पुनः आक्रमण कर उसको अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया। उस समय तक इलियास की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र सिकंदर सुल्तान था। सिकंदर ने इकदाला के किले में शरण ली। फिरोज उस किले को जीतने में असमर्थ रहा और वापस पुनः दिल्ली लौट आया। इसी क्रम में विद्यार्थियों दूसरा आक्रमण है जाजनगर व उड़ीसा पर आक्रमण। बंगाल से लौटते समय मार्ग में कुछ समय के लिए फिरोज जौनपुर में रुका। वहाँ से उसने जाजनगर के विरुद्ध 1360 ईस्वी में प्रस्थान किया। उसका उद्देश्य पुरी के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ पर आक्रमण करना था। उस समय वहाँ का शासक भानुदेव तृतीय था। सुल्तान ने मंदिर व मूर्तियों को नष्ट किया। बाद में राजा ने फिरोज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 20 हाथी कर के रूप में भेंट स्वीकार की। उसके बाद सुल्तान दिल्ली लौट गया। इसी क्रम में देखिए नगरकोट की विजय। 1360 ईस्वी में सुल्तान ने नगरकोट पर आक्रमण किया, जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो गया था। 6 महीने के घेरे के उपरांत राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। लूट के माल में उसे 1300 संस्कृत के ग्रंथ भी उपलब्ध हुए, जिनमें से कुछ का उसकी आज्ञा के अनुरूप फारसी में अनुवाद करवाया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक है सिंध पर विजय।
1361 से 62 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया। फिरोज की आक्रमणकारी सेना ने 90,000 घुड़सवार, 480 हाथी, असंख्यक पैदल सैनिक थे। सिंध के राजा जाम बाबनिया ने दृढ़तापूर्वक उसका मुकाबला किया। दिल्ली की सेना को भीषण क्षति उठानी पड़ी, यहाँ तक कि सुल्तान को गुजरात की ओर जाना पड़ा। मार्ग में कच्छ के रण में फंस गया और 6 महीने के कष्ट के पश्चात वहाँ से निकल सका। अंत में फिरोज ने दिल्ली की अतिरिक्त सेना के साथ सिंध पर पुनः आक्रमण किया। इस बार जाम बाबनिया ने फिरोज के आधिपत्य को स्वीकार कर उसे वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों, सैनिक अभियान अपने फिरोज तुगलक के 4 रहे, एक बंगाल का, दूसरा उड़ीसा, नगरकोट व सिंध का। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिरोज के समय में विद्रोह। ध्यान दीजिए, फिरोज के समय में विद्रोह। फिरोज के प्रारंभिक काल में उसकी बहन खुदाबंदजादा ने उसका वध करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, परंतु वह विफल रहा। आगे चलकर भी कुछ विद्रोहों ने उसके शासन की शांति को भंग किया। ये विद्रोह इस प्रकार हैं। पहला विद्रोह गुजरात के सूबेदार दामगानी ने किया, क्योंकि वह सुल्तान को उतना राजस्व नहीं दे सका जितना उस प्रांत के राजस्व का ठेका उसे दिया गया था। यह विद्रोह असफल हुआ। दामगानी का सिर काटकर दिल्ली भेज दिया गया। दूसरा विद्रोह इटावा के जमींदारों ने किया, परंतु उसे दबा दिया गया। तीसरा विद्रोह कटेहर यानी रुंदेलखंड के शासन खड़ूक ने किया। उसने बदायूं के सूबेदार सैयद मोहम्मद और 2 सैयद बंधुओं का धोखे से वध कर दिया था। फिरोज स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गया। खड़कू कुमायूं की पहाड़ियों में भाग गया, इसलिए प्रजा सुल्तान के क्रोध का शिकार बनी। उसने हजारों हिंदुओं का वध किया तथा 23,000 हिंदुओं को बंदी बनाकर जबरदस्त मुसलमान बना दिया गया। अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष कटेहर को इसी तरह बर्बाद करने का आदेश दिया गया। इस कार्य के लिए उसने वहाँ एक अफगानी अधिकारी को भी नियुक्त किया था। ये उसके समय की विद्रोह और विद्रोह को किस प्रकार दबाया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज के अंतिम दिन और मृत्यु। फिरोज के अंतिम दिन अत्यंत कष्टपूर्ण रहे। उसके 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पश्चात उसका तीसरा पुत्र मोहम्मद खां उसका उत्तराधिकारी बना। सुल्तान की अवस्था उस समय 80 वर्ष की थी। उस पर नए वजीर खाने जहां का अत्यधिक प्रभाव था। उसने राज्य की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। वजीर खाने जहां ने गद्दी प्राप्त करने के लिए कई षड्यंत्र रचे, परंतु सफल न हो सका। उसे बंदी बनाकर उसका वध कर दिया गया। अब सत्ता की शक्ति युवराज मोहम्मद खां के हाथों में आ गई। उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की और शासक बना। साम्राज्य की शासन व्यवस्था स्थिर पड़ गई, अराजकता फैल गई, क्योंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद एक विलासप्रिय व्यक्ति था। अंततः शहजादा मोहम्मद स्थानीय अमीरों के विद्रोह के दौरान युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। उसके पश्चात फिरोज के बड़े पुत्र फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ समय पश्चात 20 सितंबर 1388 ईस्वी को फिरोज की मृत्यु हो गई। कुल मिला के फिरोज के बाद का समय तुगलक वंश को धराशायी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि योग्य शासक हुए ही नहीं। इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए फिरोज तुगलक का मूल्यांकन। फिरोज एक सच्चा मुसलमान शासक था। उसके इस्लामिक कानून का पाबंद था, उसी के अनुरूप सारा कार्य करता था। तत्कालीन इतिहासकार जैसे बर्नी, अफीफ आदि ने फिरोज के चरित्र व कार्यों की अत्यधिक प्रशंसा की है। वे उसे एक
अत्यधिक उदार, दयालु, न्यायप्रिय शासक बताते हैं। आधुनिक इतिहासकार हेनरी एलियट व एल्फ्रिस्टल ने उसे सल्तनत युग का अकबर कहा, लेकिन दूसरी ओर बी ए स्मिथ फिरोज की तुलना अकबर से करना एक मूर्खपूर्ण कार्य बताते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि फिरोज ने उस विशाल हृदय, उदार बुद्धि वाले बादशाह अकबर की प्रतिभा का 1% भी नहीं है। इसी क्रम में आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि यदि जनता की भौतिक समृद्धि के आधार पर किसी शासक की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए तो हमें फिरोज तुगलक की प्रशंसा करनी होगी। वास्तव में मोहम्मद तुगलक के समय में जनता को जो तकलीफ़ें हुई, जो कष्ट हुआ, फिरोज के जनहितकारियों से उसी जनता को अत्यंत राहत मिली। इसी क्रम में विद्यार्थियों, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि फिरोज को दिल्ली सल्तनत के मुख्य शासकों में से अंतिम शासक स्वीकार करने को सहमत हैं, परंतु उसे कोई गौरवपूर्ण स्थान देने को तैयार नहीं है। निसंदेह फिरोज में ऐसा कोई गुण या कोई कार्य नहीं था जिसके कारण ये कहें कि दिल्ली सल्तनत के महानतम शासकों में फिरोज तुगलक का स्थान है। एक शासक की दृष्टि से फिरोज की सफलताएं उसकी प्रजा के लिए राहतपूर्ण रही। इसी दृष्टिकोण से उसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी जनता का भौतिक उत्थान करना अत्यंत जरूरी समझा। सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि उसके समय में प्रजा की समृद्धि थी। उसके राजस्व कार्यों, उसकी नहरों, उसके बागों और उसकी व्यापारिक सुविधाओं ने राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया। इसके अतिरिक्त फिरोज के लोकहितकारी कार्य भी प्रशंसा के लायक थे। पुल, बांध, कुएं, नगरों, इमारतों का निर्माण, ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत आदि उसके कार्य शासक की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी थे, परंतु इसके अतिरिक्त फिरोज शासक की दृष्टि से सफल न था। उसकी अपनी विवेकहीन उदारता उसकी दुर्बलता का प्रमुख कारण बनी। वह स्वयं न तो परिश्रमी था, न स्वयं शासन की देखभाल करता था। इस कारण उसने अपने सरदारों व अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दे दिए, जो साम्राज्य के लिए पॉजिटिव नहीं थे। फिरोज ने श्रेष्ठ शासन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, अपितु शासक को एक विशेष वर्ग के संरक्षण व अपने सार्वजनिक लोकप्रियता का साधन बनाया, जो सल्तनत के लिए सही नहीं था। इस प्रकार फिरोज ने शासन को सुसंगठित नहीं किया, बल्कि दुर्बल व भ्रष्टाचारपूर्ण बनाया, जो तुगलक वंश के पतन का प्रमुख कारण बना। इसी क्रम में विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे तुगलक वंश का, जो वो है फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी 1388 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। ये टॉपिक है अपना फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फतेह खां गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सुल्तान बना। गयासुद्दीन द्वितीय एक अयोग्य व विलासी शासक सिद्ध हुआ। फिरोज का दूसरा पुत्र जफर खां के पुत्र अबू बकर ने इसका लाभ उठाया। कुछ अमीरों के सहयोग से सियासन पर बैठने के लिए उसने गयासुद्दीन द्वितीय को मरवा दिया। फरवरी 1389 ईस्वी में अबू बकर सुल्तान बना। अबू बकर को भी शहजादा मोहम्मद के विरोध का मुकाबला करना पड़ा। कुछ शक्तिशाली सरदार मोहम्मद के साथ हो गए और उसने अप्रैल 1789 में स्वयं को सुल्तान घोषित करके दिल्ली पर आक्रमण किया। अंत में अबू बकर दिल्ली छोड़ने को विवश हो गया। अगस्त 1390 में नासिरुद्दीन मोहम्मद के नाम से सुल्तान बन गया। नासिरुद्दीन ने कुछ क्रियाशीलता का परिचय दिया, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण जनवरी 1394 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र
उसका पुत्र हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु 6 सप्ताह के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अंत में मोहम्मद का छोटा पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस समय तक दिल्ली की स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो चुकी थी। जौनपुर, बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड, मालवा, गुजरात आदि दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल चुके थे। नाम मात्र के लिए दिल्ली सल्तनत बनी हुई थी। सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। शक्तिहीन सुल्तान आक्रमणकारी तैमूर से भयभीत होकर गुजरात की ओर भाग गए। तैमूर के दिल्ली से चले जाने के पश्चात मोहम्मद ने फिर दिल्ली पर अधिकार जमा लिया, परंतु इस आक्रमण से तुगलक शासकों की बची हुई प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई। 1412 ईस्वी में मोहम्मद का देहांत हो गया। उसके साथ ही भारत में तुर्की साम्राज्य का पतन पूर्णतः हो गया। दिल्ली के अमीरों सरदारों ने दौलत खां को अपना नेता चुना। दिल्ली की स्थिति का लाभ उठाकर मुल्तान का सूबेदार व तैमूर का प्रतिनिधि खिजर खां दिल्ली आ पहुंचा। उसने 1414 ईस्वी में दौलत खां को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। वह सैयद वंश के नाम से एक नए राजवंश की नींव रखी। विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत अपना लगभग पाठ पूरा हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सैयद वंश और खिजर खां, जो अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।